हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 38 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। वास्तव में जो इंसुलेटर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ हमने पॉइंट आउट किया कि दीज आर मीडियम डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। ऐसे मीडियम जिनके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीज आर इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है ना। विच आर टू टाइप्स, यानी कहने मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स वो मीडियम होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं करते हैं और इनको बोलते हैं इंसुलेटर। दीज आर इंसुलेटिंग मीडियम विच आर टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं इंसुलेटिंग मीडियम। कौन कौन सा? एक होता है नॉन पोलर, ये भी इंसुलेटर होता है, और एक होता है पोलर, वो भी इंसुलेटर होता है। ठीक है ना। बस इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया है एटम, लिया है पॉजिटिव चार्ज लिया है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा एटम है और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं है। इस केस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड किया हुआ है। डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी डाइपोल लेंथ नहीं है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर एक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा आपने कहा कि जैसे हमने क्या है, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना, वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। और जो न्यूक्लियस होगा उस पर राइट साइड में। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पर अपनी तरफ फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज पर अपने अपोजिट लगाती है। तो वो जो पूरा का पूरा एटम कुछ इस तरीके से, तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया बेटा जी। तो यहाँ पर ये जहाँ पर डाइपोल बन गया, मतलब एटम आपका स्ट्रेच हो गया। तो पॉजिटिव एक साइड में, नेगेटिव एक साइड में, यहाँ पर डाइपोल आपको दिखाई पड़ा और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट भी आपका डेवलप हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट आ गया, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो शिफ्ट हो गए ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, अब आप कहोगे सर कि दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आएगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका नॉन पोलर थे, यहाँ पर पोलर हो गए। तो इसमें क्या है कि मीडियम इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सम डाइपोल मोमेंट, मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक, ऐसा इंसुलेटर कि जिसमें पहले से ही क्या है, कुछ डाइपोल मोमेंट तो है। क्योंकि जो नॉन पोलर था उसमें एक भी डाइपोल मोमेंट नहीं था पहले। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ। इंसुलेटर था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसमें पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके स्ट्रेच हुए, तो उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऑलरेडी क्या है, पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है कुछ, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, इसलिए उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। जैसे आपका NaCl है, तो NaCl क्या आपका है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक्स है, ये आपका इंसुलेटर है। बट क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टर हो जाएगा, इंसुलेटर है ये। बट एक ऐसा इस टाइप का इंसुलेटर है जो पहले से क्या, इसमें डाइपोल मोमेंट बना हुआ है। तो आप मान लिया कि आपने कहा कि सर यहाँ पर मान लो हमारा ये Na है, यहाँ पर हमारा Cl ऐसे रखा हुआ है रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है ना। क्या होगा, जब आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगी, राइट साइड में लेके जाएगी, नेगेटिव को लेफ्ट में जाएगी, और ये डाइपोल को अपने अलोंग कर लेगी। ठीक है बेटा जी। तो ये एक हो गया तुम्हारा जो है कि पोलर, जो कि ऑलरेडी क्या है, पहले से ही जिसपे डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ होता है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बताना आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आ गया कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पर रखा हुआ है, स्लाइब यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए ये पोलर है। पोलर का मतलब क्या है कि पहले से कुछ न कुछ इसमें डाइपोल हैं, लेकिन इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि रैंडम, देखो ये एटम, दूसरा एटम, तीसरा, जितने भी एटम हैं सारे के सारे एटम में तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन जब नेट निकालोगे तो सबका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। रैंडम ऑर्डर में है ना आपके डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या तुम्हारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक भी डाइपोल मोमेंट आपका नहीं रहेगा। फिर क्या किया आपने, फिर आपने डाइलेक्ट्रिक पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया।
जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव को अपने से अपोजिट कर देगा। तो ऑल द डाइपोल्स आर अलाइन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जितने जो डाइपोल हैं सब के साथ डाइपोल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर इस पर फोर्स लगा राइट में, इसमें नेगेटिव में लेफ्ट में। देखो यहाँ पर जो आपने ग्रीन्स देखा ना, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन पर कहाँ लगा, लेफ्ट में। अब तो आप देखो कि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हो गए, अलाइन हो गए। तो आप देखो कि जो इफेक्टिवली जो आपका जो इफेक्टिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में, और जो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट की तरफ हो रहे हैं। अब वो फ्री तो है नहीं कि सरफेस पे आ जाएंगे, इसलिए वो वहीं के वहीं अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन रैंडम था वो चला गया कहाँ पर, लेफ्ट पे, पॉजिटिव चार्ज चला गया राइट पे, वहीं कहीं वो रोटेट कर गया। फ्री होते तो जाते सरफेस पर, ये फ्री नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये है डाइपोल मोमेंट इस सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चले गए। और आप देखो यहाँ से अब तीसरी केस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या हमने किया है कि यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सरफेस पर इफेक्टिवली आ गया, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की राइट साइड पर जो इफेक्टिव चार्ज आया वो क्या आया आपका, वो ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो सबका अगर पूरे के पूरे जो आपके डाइपोल मोमेंट यहाँ बना हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के पास जो भी डाइपोल मोमेंट है उनका जो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट भी आ जाएगा, और जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ माना जाएगा, राइट में माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गए हैं, लेफ्ट पर आ गए हैं, और पॉजिटिव कहाँ पर है, आपके राइट पे आ गए हैं। यहाँ भी इंडक्शन हुआ, यहाँ भी इंड्यूस्ड हुए हैं, लेकिन कंडक्टर से अलग है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पे आ जाया करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट पे आया है, और इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज क्या आपका है, राइट पे आया है। ये भी इंड्यूस होकर के ही आए हैं। तो आपने कहा कि इस तरीके से देखा जाए तो इस डायग्राम में सिग्मा आई क्या है, नेगेटिव इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आपका आएगा, तो यहाँ पर आप देखो सिग्मा आई क्या है, सिग्मा आई इज द पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी एट द राइट सरफेस। तो ये पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में यहाँ हो गया आपका पोलराइजेशन हो गया, और पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये पोलराइज्ड हुए ना, इसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर माना जाएगा, ये आपका जो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज आपका लेफ्ट में आ गया, और इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आपका राइट में आ गया। तो यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा इसके, अगर यहाँ पर चार्ज क्या लेंगे, इसको लेंगे क्यू आई, मतलब बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। राइट साइड में आपका पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में क्या आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा जी, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस चार्जेस की है। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसके अंदर है ही ऐसे, ई एक्सटर्नल, वो तो राइट साइड में है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डाइपोल पोलराइज हुआ है, उसकी वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है इंड्यूस चार्ज की वजह से, ये आपका ईपी है, क्योंकि यहाँ पर क्यू प्लस क्यू आई है, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू आई है, इंड्यूस चार्ज यहाँ पर डेवलप हुई है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ मैंने क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई एज्यूम कर लिया है, तो आपने कहा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसको आपने ई मान लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी तो ये ई ही होगी ये, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पर जो डेवलप हुआ है, तो आपने कहा कि अब बताइए इनसाइड क्या होगा, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट इनसाइड। तो इनसाइड क्या होगी, ई एक्सटर्नल माइनस पोलराइजिंग फील्ड, क्योंकि ई एक्सटर्नल कहाँ पर है, राइट साइड में है, पोलराइजिंग फील्ड कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो इनसाइड कितना डेवलप हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड बना कितना बना, ई माइनस ई पी बना, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा था। कंडक्टर के केस में इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो बन रहा था। तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है बेटा जी। और इसको ऐसे भी लिखते हैं ई अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर वही आपका जो पहले वाला जो बताया था आपको कूलम्ब्स लॉ में, रिलेटिव परमिटिविटी। हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना
रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जिसको बोलते हैं डाई, इसको एक नाम और बोलते हैं इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना इस बात को। अगर मान लीजिए किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का, मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, ठीक है ना, उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मान लो 10, ठीक है ना। तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक कितना है 5 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो एक्सटर्नल लगाई है वो 10 लगाई है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगी, 10/5। मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करते ही इनसाइड जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो आपको निकल के आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको बताना था आपको कि किस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक में होता है पोलराइजेशन, और डाई इलेक्ट्रिक जो होता है किस प्रकार से पोलराइज होता है। और देखो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट आपका जीरो है, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि सब में एक एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट सबके ऐड होंगे, तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। ये मुझे बताना था डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होता है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी देख लेते हैं कि बाउंड चार्जेस क्या होते हैं ऑन ए डाइलेक्ट्रिक सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आपने कहा कि मैंने अंदर वाला मटेरियल को हमने डिसअपीयर कर दिया, अब हमें सरफेस से मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कौन चार्जेस हैं, यही चार्जेस जो यहाँ पर आए हुए हैं ये, लेकिन ये चार्जेस यहाँ पर सरफेस पे आपको डेवलप होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये इफेक्टिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा नहीं कि ये घूम करके आए हैं, बस डाइपोल मोमेंट घूम गया है और यहाँ पर ये सेट हो गए हैं। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है वो फ्री चार्ज होता है, वो पूरे कंडक्टर से शिफ्ट होकर के आता है। लेकिन इस केस में इसको बोलेंगे नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्जेस को बोलेंगे बाउंड चार्जेस, क्योंकि ये पोलराइज्ड होकर के सेट हुए इफेक्टिव चार्जेस हैं, पोलराइज्ड हुए हैं। अब पोलराइज्ड होकर के नेट पॉजिटिव कहाँ रख रखा हमने है, लेफ्ट साइड में, और नेट नेगेटिव कहाँ रखा हमने, लेफ्ट साइड में है, और नेट पॉजिटिव आपका राइट साइड में है। इसे बोलते हैं बाउंड चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे सरफेस पे उनको बोलेंगे बाउंड चार्जेस। और यहाँ पर क्या है, सिग्मा आई क्या होगा, आपको पता है कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा नेगेटिव का, और ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा पॉजिटिव का। और यहाँ पर क्या होगा बता दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा ईपी, और ईपी क्या होगा, सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ईपी क्या है, ईपी जो है इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनी हुई है उसे बोलेंगे पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसने बनाया है, ये इस इंड्यूस चार्जेस ने बनाया है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यहाँ पर है ही ऐसे, सॉरी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अंदर से जा ही रही है। तो आपने कहा कि ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब आपने ये लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ से देखो ई पी क्या होगा, इसको ट्रांसफ़र किया, ई को बाहर लिया, 1-1/εr। ये पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। क्या, हाउ कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस, नॉट ई नेट इनसाइड। ये ई पी क्या है, ई पी ई नेट इनसाइड नहीं है, ई जो नेट है वो नहीं है। ई नेट क्या होगा, ई माइनस ई पी होगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बनेगा वो क्या होगा, ई माइनस ई पी होगा। लेकिन पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इंड्यूस चार्जेस बना रहे हैं, तो वो आपने ऐसे निकाला है, इसको ट्रांसफ़र किया है, तो आपने कहा ई 1-εr होगा। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, अब ये मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इन केस आपको मैंने पहले बताया भी था कि अगर एक प्लेट है तो वो जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाए कितना बनाएगा, σ/ε0 बनाएगा। चार्ज शीट के बारे में बताया था मैंने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा कितना बनेगा, ईपी कितना बनेगा, सिग्मा आई इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है अपॉन ε0। तो बस वहाँ पर वैल्यू कर देंगे, हम रख देंगे। तो सिग्मा आई क्या हो जाएगा, सिग्मा आई हो जाएगा तुम्हारा ई पी इंटू ε0। ई पी कितना है, ई पी आप ऊपर निकाल चुके हो, और ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा आई आ जाएगा कि इंड्यूस चार्जेस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्जेस की वो कितनी है, उसको आप यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बार बार आपसे पूछा गया ये कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है इन डाइलेक्ट्रिक में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा दी गई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सबको पोलराइज कर रखा है। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए।
अब हमने क्या लिया, 1 मीटर क्यूब का हमने छोटा सा वॉल्यूम लिया, इस वॉल्यूम के अंदर क्या है बताइए, डाइपोल मोमेंट है कि नहीं इसके पास, यस है, नेट डाइपोल मोमेंट होगा सबका मिला करके। तो अगर हमें पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, पूरे स्लैब में नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर कहलाएगा। द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना डाइपोल मोमेंट बना इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ दिस मीडियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लो आप लोग। और साथ में हम ये देखेंगे कि जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर इन डाइलेक्ट्रिक क्या है, डिफाइन कर दिया मैंने कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो आपका डाइपोल मोमेंट बनेगा एक यूनिट वॉल्यूम में, उसे बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। और जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अधिक पोलराइजेशन वेक्टर आपका बनेगा, यह आपको पता है। यहाँ हम लिखा है इफ़ पी, इस वाले ये जो आपका है सिंबल किसका है, पोलराइजेशन वेक्टर का है। ये सिंपल जो हमने स्मॉल पी लिखा है इसको क्या लिखा है हमने, इफ़ पी इज़ द एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ द ईच डाइपोल, ठीक है ना। जितने भी डाइपोल हैं सबका अगर एवरेज डाइपोल मोमेंट क्या मान लो आप कि पी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, ये होगा पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ई। मतलब अल्फ़ा क्या आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो आपका है एवरेज डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड कर गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो डाइपोल मोमेंट हमारे डाइलेक्ट्रिक का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा उसमें स्ट्रेचनेस बढ़ेगा। जब उसमें स्ट्रेचनेस बढ़ेगा तो आप कहोगे सर जब स्ट्रेचनेस बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो एवरेज डाइपोल मोमेंट पर मॉलिक्यूल आपका बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो मैंने पॉइंट आउट किया। तो इस चीज़ को मैं सिंपल डिफाइन करना था, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब अगले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल कर के हम पढ़ाने वाले हैं आपको अभी कैपेसिटर, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। हालांकि ये चल रहा है कैपेसिटर का ही पार्ट चल रहा है आपका डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। डाइलेक्ट्रिक जब मटेरियल टूटने लगता है तो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक रैंडम डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसमें रैंडम डाइपोल बने हुए हैं, ठीक है ना। और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, इस केस में यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 है। ठीक है बेटा जी। तो अगर यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आने लगेंगे। तो देखो बेटा जी इस तरीके से अब ऑल द डाइपोल, देखो नेगेटिव आएगा इसके अपोजिट, पॉजिटिव जाएगा राइट साइड में। देखो डाइपोल मोमेंट सारे के सारे एक लाइन में हो गए। और जैसे ही हमने क्या किया, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे वैसे ही देखो एक लाइन में होने के बाद क्या है, पॉजिटिव पर फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड में, नेगेटिव कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आने के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो डाइपोल मोमेंट के बीच का जो लेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सॉरी, डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक साइड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम और बढ़ाएंगे। अभी बढ़ाया हमने, तो बढ़ाया तो क्या होगा, देखो बढ़ाने के बाद क्या होगा, ध्यान देना। देखो मैंने एक आइटम लिया, कोई एक आइटम निकाल लेते हैं, उसका आपको व्यू दिखाते हैं उसका। इसके बाद सारे आइटम के साथ भी वही हैपनिंग होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, देखो पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, राइट में, नेगेटिव आ रहा है लेफ्ट में। ये टूटना शुरू हो गए, स्ट्रेच होना शुरू हुए। स्ट्रेच होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई और ये टूट गए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी और ये टूट जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बढ़ाया और बढ़ाया, देखो पॉजिटिव पर फोर्स कहाँ लगा, राइट में, नेगेटिव पर लेफ्ट में, ये टूटने लगा और ये बिल्कुल ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये दोनों मॉलिक्यूल आप नेगेटिव